पैलाग सिमनिया नमस्कार हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने कुड़िंद राजवंश के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि कुड़िंदों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति, उसकी मृत्यु के बाद मध्य हिमालय में यानी कि उत्तराखंड में अनेक राजनीतिक शक्तियों ने शासन किया। तो इस वीडियो में हम हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मध्य हिमालय में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश यानी कि पौरव या पर्वतकार राजवंश के बारे में देखेंगे। तो 1667 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज साम्राज्य का अंत हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप जो शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोपीसाण जनपद थे वो स्वतंत्र हो गए थे। हमने देखा था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में अनेक छोटे छोटे जनपद स्वतंत्र हुए थे। उनमें से ये 3 जनपद प्रमुख थे। पहले ये तीनों जनपद कुड़िंद राज्य से अलग हुए थे और बाद में हर्षवर्धन के समय ये हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंग बन गए थे और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये स्वतंत्र हो गए। इन जनपदों का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया है। तो इन तीनों जनपदों में जो ब्रह्मपुर था वो सबसे बड़ा जनपद था और यहीं पर पौरव यानी कि पर्वतकार वंश शासन करता था। तो चलिए फिर हम पौरव वंश के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मपुर में शासन करने वाला पौरव व पर्वतकार वंश का जो टाइम पीरियड है उसे लगभग 500 एडी से लेके 700 एडी के बीच माना जाता है। सबसे पहले हम पर्वतकार वंश के बारे में जानने के लिए जो स्रोत हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पौरव वंश के बारे में अभी तक हमें एकमात्र स्रोत मिलता है, वो है तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख और ये ताम्रपत्र अभिलेख 1915 ईस्वी में हमें प्राप्त हुआ था। तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख को उत्तराखंड में मिलने वाले सबसे प्राचीन ताम्रपत्र अभिलेख माना जाता है और ये हमें अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, तालेश्वर ताम्रपत्र पड़ा। तालेश्वर से हमें 2 ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। इसमें से एक द्विज बर्मन जिसे द्युति बर्मन भी बोला गया है और दूसरा ताम्रपत्र इसके पुत्र विष्णु बर्मन का है। इन अभिलेखों में पौरव बर्मन शासकों के राज्य का नाम पर्वतकार राज्य बताया गया है। यहाँ पे पौरव वर्मन इसलिए है क्योंकि इनके राजाओं के नाम के पीछे वर्मन लिखा हुआ है और यहाँ पे जो द्विज बर्मन का नाम द्युति वर्मन है। अगर आप तालेश्वर ताम्रपत्र देखेंगे तो इसमें हमें ताम्रपत्र के साथ साथ एक सिक्का भी जुड़ा हुआ मिलता है। तो इस सिक्के में इस राजा का नाम द्विज बर्मन मिलता है और ताम्रपत्र में द्युति बर्मन मिलता है। तो सबसे पहले हम इस ताम्रपत्र की विशेषता देखते हैं। तो हमने जैसे कि देखा इसमें एक सिक्का जुड़ा हुआ है जो कि अंडाकार है और इस सिक्के में वृषभ, मछली, कछुआ, गरुड़ और नागफन आदि प्रतीक बने हुए हैं और इस ताम्रपत्र की जो लिपि है वो गुप्त ब्राह्मी लिपि है और इसकी भाषा है संस्कृत भाषा। और इस ताम्रपत्र का महत्व क्या है, इससे हमें पौरवों के तत्कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ उनकी मुद्रा प्रणाली के बारे में पता चल रहा है और ये ताम्रपत्र पौरवों की सांस्कृतिक मान्यता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। और इन ताम्रपत्र अभिलेखों का संपादन YR गुप्ते ने किया था, यानी कि सबसे पहले उन्होंने ही इनको रीड करके इसमें क्या लिखा है वो बताया था। तो YR गुप्ते के अनुसार तालेश्वर ताम्रपत्रों की जो लिपि है और जो इसमें मुद्रा सिक्का लगा हुआ है इनके बीच लगभग 200 वर्षों का अंतर है। उनका मानना है कि ताम्रपत्र में जो मुद्राएं लगी हुई हैं इनकी जो लिपि है वो 4वीं सदी ईस्वी की है, यानी कि गुप्ता लिपि है और जो ताम्रपत्र की लिपि है वो 200 साल बाद 600 से लेके 700 सदी ईस्वी की है। और वंश क्रम में भी वो अंतर बताते हैं। वो बताते हैं कि मुद्राओं में जो राजवंश है वो सोमवंशी है, जबकि ताम्रपत्र में राजाओं के वंश को सूर्य और चंद्रवंशी बताया गया है। इस आधार पर YR गुप्ते का मानना है कि ये जो सिक्का है ये किसी और सिक्के की नकल हो सकती है। तो इन ताम्रपत्र अभिलेखों में हमें 5 पौरव राजाओं के नाम पता चलते हैं, जिसमें सबसे पहले विष्णु वर्मन प्रथम, उसके बाद वृषवर्मन, उसके बाद श्री अग्निवर्मन और उसके बाद द्युति वर्मन या द्विज वर्मन और लास्ट में विष्णु वर्मन द्वितीय के बारे में पता चलता है। इन राज्यों के बारे में हम आगे और देखेंगे। सबसे पहले हमें देखते हैं कि पौरवों की राजधानी क्या थी। तो पौरवों की राजधानी ब्रह्मपुर हुआ करती थी और ब्रह्मपुर का उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में भी मिलता है। साथ ही साथ ह्वेनसांग द्वारा ब्रह्मपुर का उल्लेख पोलोही मोपुलो के रूप में किया गया है और उसके अनुसार जो ब्रह्मपुर था वो 667 मील से अधिक परिधि में फैला हुआ था और ये चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ था। इस आधार पर पौरव वंश को हम पर्वतकार वंश भी बोलते हैं। अब हम पौरव वंश के शासकों के बारे में देखते हैं। तो पौरव वंश के जो प्रारंभिक शासक थे उसमें विष्णु वर्मन और वृषवर्मन आएंगे और ऐसा माना जाता है ये शासक स्वतंत्र नहीं थे और ये किसके अधीन थे, संभवतः ये
हर्षवर्धन के अधीन रहे होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन शासकों ने कोई भी उपाधि धारण नहीं। उसके बाद जो स्वतंत्र शासक था पहला, वो था श्री अग्निवर्मन। अगर आप सारे शासकों को देखेंगे, जो 5 शासकों के बारे में हमें पता चला है, उसमें सिर्फ अग्निवर्मन के आगे श्री शब्द मिलता है। और अग्निवर्मन ने जो उपाधि धारण की थी वो थी परम भट्टारक महाराज। पौरवों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था द्युतिवर्मन या द्विजवर्मन, और ये अग्निवर्मन का पुत्र था। इसने भी जो उपाधि धारण की वो थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। यहाँ पे अग्निवर्मन ने परम भट्टारक महाराजा की उपाधि धारण की, लेकिन इसके पुत्र ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और तालेश्वर के ताम्रपत्रों में द्युतिवर्मन या द्विजवर्मन की प्रशंसा की गई है। जो पौरवों का अंतिम शासक था जिसके बारे में हमें पता चलता है वो द्युतिवर्मन का पुत्र विष्णुवर्मन सेकंड था। इसने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इसकी मृत्यु के बाद हमें पौरवों के उत्तराधिकारी के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। तो ये हमने देखा पौरव वंश के शासकों के बारे में। अब हम पौरव जनपद के विस्तार के बारे में देखते हैं। तो पौरव जनपद के विस्तार के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे कि वाई.आर. गुप्ते मानते हैं पौरव वंश राज्य आज का गढ़वाल से संबंधित था, और कई इतिहासकारों का मानना है अलकनंदा और कर्नाली के मध्य का पर्वतीय क्षेत्र पौरव जनपद का विस्तार था, और कलिंगम के अनुसार वर्तमान का गढ़वाल और कुमाऊं का सम्मिलित क्षेत्र पौरव जनपद के अधीन आता था, और भाबर क्षेत्र भी पौरव वंश के अधीन था। अब अगर हम पौरव वंश के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो पौरवों के प्रशासनिक व्यवस्था में हर्ष के शासन का प्रभाव दिखता है, और पौरव वंश कत्यूरी वंश का पूर्ववर्ती वंश था। तालेश्वर के ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर का उल्लेख मिलता है, और कार्तिकेयपुर कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। और अगर हम पौरव वंश के उस काल की बात करें जब पौरव वंश के शासक स्वतंत्र हुए थे, तो वो टाइम पीरियड हमें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और कन्नौज के यशोवर्मा के सैन्य अभियान के बीच का टाइम पीरियड हम पौरव वंश के समय काल को मान सकते हैं। अंततः पौरव वंश का जो अंत हुआ था वो कन्नौज के यशोवर्मन के सैन्य अभियान के कारण पौरव वंश का अंत हुआ था। तो ये हमने देखा पौरव वंश के बारे में। अब हम देखते हैं पौरव वंश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, जो हमें इनके तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है। तो अगर हम पौरव वंश के शासन व्यवस्था की विशेषता देखेंगे तो इनके प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त एवं हर्षकालीन शासन व्यवस्था की प्रतिलिपि मानी जाती है। पौरव वंश का शासन धार्मिक ग्रंथों और स्मृतियों पर आधारित था, और इनकी शासन में स्थिरता थी, और एक धार्मिक रूप से सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस का पालन करते थे। पौरवों के ताम्रपत्र से हमें इनके राजाओं की उपाधि और विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में पता चलता है। अब हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले राजा और उसकी उपाधि। तो सर्वोच्च अधिकारी जो हुआ करता था वो राजा हुआ करता था, और राजा की जो उपाधि थी जो हमने पहले भी देखा था वो थी महाधिराज, परम भट्टारक। और हमने ये भी देखा था जो प्रारंभिक पौरव शासक थे उन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी, और ये जो राजा थे ये गाय के और ब्राह्मणों के हितैषी थे और दानी प्रवृत्ति के हुआ करते थे। जो राजा के रहने का स्थान होता था उसे कोर्ट कहा जाता था। अब हम तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलने वाले पौरव वंश के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में देखते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें लगभग 36 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के पदों के नाम लिख रखे हैं, और जो इनका अर्थ है इतिहासकारों ने गुप्ता और हर्षकालीन पदाधिकारियों से तुलना करके इन पदों का अर्थ निकाला है। तो इनके बारे में देख लेते हैं, और इन पदाधिकारियों का क्या मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। तो पहला है राजामात्य, जिसका अर्थ होता था ये मंत्रियों के लिए यूज होता होगा, और अमात्य शब्द प्रधानमंत्री के लिए, बलाध्यक्ष सैन्य प्रमुख के लिए, संधि विग्रहक जो कि संधि कराने वाला होता था, और युद्ध और शांति का प्रबंधन करता था। इसी प्रकार रजदोवारी जो राजा के प्लेस में आने वाले लोगों की देखरेख करता था। उसके बाद हमने देखा था जहां राजा रहता था उसको कोर्ट बोला जाता था, और कोर्ट की सुरक्षा का जो प्रबंधन करता था उसको बोलते थे कोटाधिकरण। राज परिवार के मामलों का जो प्रबंधन करता था उसको बोलते थे कुमार मात्य। यहाँ पे ये भी याद रखना कि कुमार मात्य का अर्थ कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो राजकुमार होंगे यानी कि राजा का जो बेटा होगा या राजा का उत्तराधिकारी होगा उसकी हेल्प करने वाले जो मंत्री थे उनको कुमार मात्य कहा जाता था।
इसी प्रकार भूमि प्रबंधन के जो अधिकारी होते थे उनको उनको द्रोणाधिकृत कहा जाता था। और अगर किसी को शासक के पास कोई प्रार्थना करनी है, कुछ सूचना देनी है, तो उसके लिए जो अधिकारी होता था उसका नाम था कार्गिक। तो कार्गिक कौन था? प्रार्थनाओं को शासन तक पहुंचाने वाला था। ऐसे ही राजा के लिए भोजन का जो प्रबंधन करता था उसको बोलते थे सुपकारिपति। इसी प्रकार लेखक वर्ग का जो प्रधान था, जो मुख्य हेड था, उसको बोलते थे द्विरीपति। और जो देव पूजा का प्रधान था, जो पूजा पाठ की चीजों को देखता था, उसको बोलते थे उसको या तो महासत्रपति या देवद्रोण याधिकृत बोला गया है। इसी प्रकार विषय यानी कि जिला, जो जिला का अधिकारी होता था या जिलाधिकारी होता था, उसको विषयपति बोलते थे। तो ये हमने देखा कुछ पदाधिकारियों के बारे में। इसी प्रकार अगर हम सैन्य पदाधिकारियों की बात करें तो जो सेना का प्रमुख होता था, हमने देखा था, उसको बोलते थे बलाध्यक्ष। और सेना के 3 भाग हुआ करते थे, जिसमें हाथी वाला दल हो गया जिसके प्रमुख को बोलते थे गजपति। घुड़सवार सेना का प्रमुख हुआ करता था, उसको अश्वपति बोलते थे। और पैदल सेना का जो प्रमुख होता था उसको जयनपति बोला करते थे। तो ये आपको इन तीनों की मीनिंग पता होनी चाहिए। पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहा गया है। इसी प्रकार दंडोपरी जो न्याय विभाग यानी कि जुडिशरी डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। ऐसी कटुक जो कि फौजदारी न्यायालय यानी कि क्रिमिनल कोर्ट का ऑफिसर हुआ करता था। प्रतिहार अधिकारी जो राज परिवार की सुरक्षा की देखभाल करता था। और अगर पौरवों की भूमि व्यवस्था की बात की जाए तो भूमि पर राजा का स्वामित्व हुआ करता था। और भूमि लेखा विभाग के अधिकारी को परमातार कहा गया है। और भूमि के 2 प्रकारों के बारे में पता चलता है, एक है केदार भूमि और एक है सारी भूमि। तो केदार भूमि उस भूमि को बोलते थे जो सिंचाई के योग्य होती थी, और जो असिंचित भूमि होती थी उसको बोलते थे सारी भूमि। और भूमि मापन की जो विधियां थी उसमें द्रोण वापम, खारी वापम और कुल्य वापम, ये 3 शब्द हमें मिलते हैं। और भूमि से आय के प्रमुख 2 स्रोत थे, एक था भाग, एक था भोग। तो भाग क्या होता था? जो कृषि की उपज होती थी उसमें जो राजा का हिस्सा होता था उसको बोलते थे भाग। और जो इसको कलेक्ट करता था उसको बोलते थे भागिक। तो भागिक जो अधिकारी था वो भाग को यानी कि कृषि की उपज के 6ठे भाग को कलेक्ट करने वाले अधिकारी को बोलते थे। इसी प्रकार भोग भूमि के उपयोग के बदले टैक्स लिया जाता था, और इसको जो कलेक्ट करता था उसको भोगिक कहा जाता था। तो भागिक और भोगिक ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार करिक और कुलचरिक अन्य प्रकार के जो टैक्स हुआ करते थे उनको कलेक्ट करने वाले अधिकारी को बोला जाता है। तो करिक और कुलचारिक ये भी ध्यान रखना। और अगर पौरवों की धार्मिक स्थिति को देखा जाए तो पौरवों में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, और हमें पौरवों से रिलेटेड अनेक बौद्ध विहारों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ पौरवों ने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता रखी थी। तो ये हमने देखा पौरव वंश के बारे में जो भी चीज़ें हमें इनके सोर्सेज से पता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूरी राजवंश के बारे में।